ये था इंसानों का पहला प्रयास जिसमें वे एलियन जीनोमॉर्फ को कृत्रिम रूप से पालने की कोशिश कर रहे थे। सब जानते हैं कि प्रजनन तंत्र नहीं होता, वो केवल फेस हगर के जरिए मानव शरीर में परजीवी बनकर अंडे से जन्म लेते हैं। कोशिश की कि एलियन के अंडों को सीधा लैब में विकसित किया जाए। सावधानी बहुत जरूरी थी क्योंकि भले ही वो फिर भी ये जीव बेहद खतरनाक थे, इसीलिए अंडों पर एक विशेष ट्यूब लगाई गई ताकि अगर कोई हिलने या भागने की कोशिश करे तो तुरंत उसे खींच ले। फेस हगर के अंडे का खोल बहुत मजबूत था, इलेक्ट्रिक सॉ से काटने में भी कई मिनट लग गए। अंदर चमकदार थी, बस हल्की सी कट लगाते ही भ्रूण की आकृति नजर को महसूस कर लार्वा बेचैन होकर उछलने लगा। वो एक सिग्नल भेज रहा था अपने साथियों को बुलाने के लिए। साइंटिस्ट हाइब्रिड थे, उन्होंने सावधानी से अंडे को खोला। अचानक एक फेस हगर लार्वा समय उसे शांत करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक गन का इस्तेमाल किया। फिर डिसेक्ट शुरू हुआ। मुलायम था लेकिन उसका खून एसिडिक था, इसलिए जरा सी गलती मौत बन सकती थी। उसके भीतर छिपे एलियन एम्ब्रियो को निकालना। वो एक कीड़े जैसी मछली जैसी लग रही थी। उसे दूसरी लैब में ह्यूमन लंग्स के 24 घंटे के अंदर वो एलियन लार्वा में बदल गया। सांप जैसा शरीर के चेहरे और पंजे जैसी झलक साफ थी। इस आकार का जीव पालतू लेकिन बड़ा हो गया तो काबू में नहीं आता। इस दौरान वेंडी जो एक एलियन ह्यूमन ध्वनि तरंगों की नकल कर उनसे संवाद करना सीख लिया। धीरे-धीरे एक अनोखा रिश्ता बन गया। कुछ घंटों में ही वो एलियन हाथ पैर उगाने लगा। उसकी आक्रामक लेकिन लैब में लगा स्पेशल रीइंफोर्स्ड ग्लास इतना मजबूत भाग नहीं सकता था। वेंडी अब उससे सीधी बातचीत कर सकती थी। हालांकि वो कभी-कभी गुस्सा भी दिखाता था, पर वेंडी को भरोसा था अगर धैर्य रखा जाए तो एक दिन शांत किया जा सकता है। मगर मुश्किल यह थी कि एलियन की ग्रोथ बहुत तेज थी। कुछ ही घंटों में वो दूसरी तरफ लैब में और भी कई एलियन स्पीशीज थी। एक आई क्रीचर था, उसकी बॉडी कंट्रोल करता था। वैज्ञानिकों ने उसे भेड़ के साथ पिंजरे में रखा। कुछ ही सेकंड में वो भेड़ की आंखें खाकर कंट्रोल भेड़ के शरीर। अब वो भेड़ नहीं, एक जीवित लाश थी जो एलियन दिमाग से चल रही थी और खुराक के लिए सभी जीवों को खाना खिलाता था। आई क्रीचर को बस घास से पेट भरना था क्योंकि उसका होस्ट यानी भेड़ को खिलाना सबसे खतरनाक काम था, इसीलिए उसे हमेशा आखिर में खिलाया जाता था। इसके अलावा जो मांस खाता था और एक मेटल ईटिंग वर्म स्पीशीज जो सिर्फ लोहे और से खिलाने गया तो फीडिंग चैम्बर लगाने पर वो पूरी तरह खुल गया और मेटल वर्म्स बाहर आने लगे। लैनी जो कि साइबॉर्ग था डर गया, लेकिन उसे लगा वो उसे फिर वो उन्हें रोज खिलाता था। पर जैसे ही उसने ट्रे रखी, वर्म्स ने उस पर हमला कर दिया। उसके धातु शरीर को गलाने लगा। कुछ ही पलों में लैनी का शरीर पिघल गया। एलियन जीवों के लिए खाना सिर्फ खाना होता है, उनमें कोई दया नहीं। उसी वक्त आई क्रीचर पास बैठा दृश्य को ठंडी निगाहों से देख रहा था। दरअसल लैब में कैमरास थे और हेड साइंटिस्ट सब देख रहा था, पर उसने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम यहाँ मशीन्स पर। दूसरी ओर जो सिंथेटिक ह्यूमंस पहले स्पेसशिप मिशन पर गए थे उनमें मानसिक गड़बड़ी दिखने लगी। सबसे छोटी नील कहने लगी कि वो गर्भवती है। नई बॉडी में गर्भाशय होता ही नहीं, वे एनर्जी सेल से चलते हैं, न खाना खाते न सांस लेते। मे ने उसे समझाने की कोशिश। अचानक वो गुस्से में उछल पड़ी और मे का गला पकड़ लिया। यह पहली बार था जब किसी सिंथेटिक ने मानव पर हमला किया था। मे ने खुद को शांत रखा, धीरे से अलार्म बटन दबाया और कोई पछतावा नहीं दिखाया। बस बोली, गो टू योर रूम, टेल योर सुपीरियर वी हैव अ लेवल 3 इवेंट। लेकिन नील अकेली नहीं थी। एक और सिंथेटिक के गले में टंगू कंपनी ने उन्होंने उसकी माँ की जान की धमकी देकर उसे मजबूर किया कि वो लैब से एक एलियन एग चुरा लिया। लेकिन जब उसने देखा कि वेंडी अपने भाई मिच के साथ है तो उसके अंदर ईर्ष्या और गुस्सा भर गया। क्यों उसे अपने परिवार के साथ हमें नहीं। आखिरकार एक ने यह खतरनाक मिशन स्वीकार कर लिया और यहीं से एलियन प्रयोगों की असली तबाही शुरू हुई। उस जगह पहुंचा जहां सिग्नल गायब हुआ था, लेकिन वहां उसकी कंपनी ने उसके परिवार को धमकी दी थी कि अगर वह प्रयोगशाला से एक एलियन नहीं चुराएगा तो उसकी मां को मार दिया जाएगा। लेकिन मिट उस वक्त गश्त पर निकला हुआ था और एके को नजरअंदाज कर गया। अब आइके को तरीका चाहिए था, तभी आर्थर खुद वहां आ गया। एलियन को बाहर ले जाने के लिए उसे एक इंसानी शरीर चाहिए था ताकि फेस हगर उसमें घुस सके, लेकिन आर्थर को इसका अंदाजा नहीं था। वो तो सच में उन्हें अपना परिवार मानता था, इसलिए उसने कोई शक नहीं किया। जब उसने लन्नी की लाश खोला, एके ने पास वाले इंक्यूबेटर का लॉक खोल दिया। आर्थर भारी सिंथेटिक शरीर को खींचने में जुटा था। उसे उम्मीद थी कि एके मदद करेगा। एलियन अंडा देखा, दिल में एकदम से डर दौड़ गया। पीछे से आवाज आई और वो भागने लगा, पर दरवाजा पहले ही एके ने बंद कर दिया था। एके अपने परिवार को बचाना चाहता था, भले ही इसके लिए आर्थर को कुर्बान करना पड़े। उसने फोन उठाया और गार्ड्स को बुलाने की कोशिश की, पर बात पूरी करने से पहले ही फेस हगर सीधा उसके चेहरे पर छलांग लगा गया। के ने खुद को शांत करने की कोशिश की। अब उसे बस एक काम करना था, टेंगो कंपनी की मांग पूरी करने से बाहर निकालना। उसने एयर वेंटिलेशन पाइप का रास्ता चुना जो सीधे बाहर जाता था, लेकिन भूलवश उसने आयरन वर्म्स का दरवाजा खोला छोड़ दिया। कुछ सेकंड में कई कीड़े उड़कर बाहर आ गए। हालांकि वो बाहर नहीं पहुंच पाए, फिर भी ये एक बड़ी लैब दुर्घटना बन गई। शायद ये सब जानबूझकर हुआ था या फिर हेड की अपनी योजना थी। शेंटोंग कंपनी के मालिक को अब तक कुछ पता नहीं था। कुछ ही देर बाद आइके ने अपने कमरे में छुपा लिया। उसे एलियन की जीव विज्ञान की समझ नहीं थी। वो भोलेपन में सोच रहा था कि होस्ट जिंदा रहेगा। उसने फेस हगर के मुंह के हिस्से को खोलकर उसमें खाना डालने की कोशिश की, लेकिन एलियन को वो पोषक द्रव बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे ही उसने पूंछ से लिपट कर दबाव डाला, सारा लिक्विड बाहर निकल गया। अपनी चालाकी से गार्ड्स को चकमा देकर लिफ्ट तक पहुंच गए, लेकिन तभी के साथ देखकर वो कुछ नहीं बोला। एके हैरान रह गया। उसे लगा कर्श शायद टेंगो कंपनी का आदमी है, पर असल में वो पहले से सब
जानता था। दोनों बच्चे एलियन लेकर समंदर की तरफ बढ़े, जबकि शेंटोंग कंपनी ने एक लेवल अलर्ट जारी कर दिया था। गार्ड्स पास आ रहे थे, फिर देखा आर्थर की लाश गायब थी। वो डर गए, शायद कोई और जीव उसे घसीट कर ले गया था। इतने में घास हिली और एलियन का फेस हगर मरा हुआ निकला, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। आर्थर जमीन पर पड़ा था। पहले तो सबको लगा वो जिंदा नहीं, पर अचानक वो उठ बैठा। उसे कुछ याद नहीं था, ना तो उसे याद था ये कि उसे फेस हगर ने हमला किया था। एके ने जल्दी से झूठ गढ़ा, कहा कि लैब में हंगामा हुआ है, सारे नॉन कम्बैट लोग समुद्र किनारे इकट्ठा हो रहे हैं। आर्थर ने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन जैसे ही वो समुद्र किनारे पहुंचे, आर्थर को कुछ याद आने लगा। शाओहेई ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन तभी आर्थर का सीना फटने लगा। भीतर कुछ हिल रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल एलियन का बच्चा बाहर निकल आया। सब डर गए। यही वो एलियन था जिसे टैंगो कंपनी मांग रही थी, और अब वो भाग गया था। घबराहट में उसने शाओहेई को साथ लेकर लाश खींची और समुद्र किनारे पहुंचा। उसी वक्त टैंगो कंपनी का स्पेशल स्क्वाड द्वीप पर आ चुका था, क्योंकि शेंटोंग ने समझौते का फैसला कर लिया। एके सिर्फ लाश लेकर पहुंचा, जिससे मोरो निराश हो गया। असल में मोरो की योजना ही ये थी कि एके हंगामा करे ताकि टीम अंदर घुस सके। बच्चों के नकली आईडी से वो लोग लैब के अंदर तक पहुंच गए, पर जैसे ही अंदर आए, गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। कर्श बाहर निकला। सब उसकी चाल थी। एक निकाले गए कर्मचारी का नाम लेकर उसने टैंगो कंपनी को फंसा लिया, चाबी हासिल कर लिया। कंपनी के लिए ये दोहरी जीत थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इन दोनों कंपनियों की ये चालबाजी पूरी धरती पर तबाही लाने वाली है। कहानी का समय 2120 साल में सेट है, यानी एलियन रोमुलस की घटना से 2 साल पहले। एलियन नमूने सबसे जहाज से लाए गए थे। उनका मिशन 65 साल लंबा था, जिसका मतलब है कि वो 2055 में रवाना हुए थे, जो प्रोमीथियस के भी 40 साल पहले था। अब धरती पर कोई देश नहीं बचे। सारी दुनिया 5 कंपनियों के क्षेत्र में है, जो सिंथेटिक ह्यूमंस कॉन्शियसनेस ट्रांसफर वाले बनाती है। मगर तकनीक अधूरी है, इसलिए सिर्फ बच्चों की चेतना ट्रांसफर की जा सकती है। दूसरी ओर टैंगो कंपनी साइबर एनहांस्ड ह्यूमंस बनाती है, जैसे कि जहाज का कप्तान मोरो, जो मशीन की तरह। आने वाले समय में संभव है कि बायोकेमिकल होम्स और सिंथेटिक बीइंग्स के बीच एक बड़ी जंग छिड़ जाए, और अगर एलियन धरती पर फैल गए तो यह बस फॉरेन स्पीशीज नहीं रहेंगे, बल्कि मानवता के अंत की शुरुआत बनेंगे।